ओके। सो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, है ना? जो भी हमारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड देखा था कल हमने, है ना? यूएनएफसीसी के बारे में, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आखिर में हमने पढ़ा था। अच्छा, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल गई है सारे क्लासेस की? मैम आज की है, सर ने कुछ सेंड लेकिन चेक नहीं की अभी। अच्छा चले, मतलब रिवीजन नहीं हो रहा है। बाकी लोगों का रिवीजन हो रहा है। चले, क्योटो प्रोटोकॉल में जो है हम एक बात जो है और ऐड करना चाहेंगे इसमें, ठीक है? वो ये कि क्योटो प्रोटोकॉल हमारा फंक्शन कैसे करता है, क्योंकि इसके आगे हमने क्या पढ़ना है? पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। और पेरिस एग्रीमेंट जो है वो इस तरह का ही है कि क्योटो प्रोटोकॉल की कुछ लिमिटेशंस थी जिसको पेरिस एग्रीमेंट किधर से आई थी वो, ठीक है? दरअसल क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर क्या हुआ था कि उन्होंने सारी कंट्रीज जो थी, जो भी हमने देखा इसमें कि 192 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, है ना? ओके, किया था। तो उनमें से कंट्रीज को जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। एक वो कंट्रीज थी जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड थी, ओके, और एक वो थी जो इधर अंडर डेवलपमेंट थी या फिर वो डेवलप्ड नहीं थी, ओके। तो इसको इस तरह करें कि केपी डिवाइडेड कंट्रीज इन टू पार्ट्स, ओके। कौन थी? हिस्टोरिकली biggest polluting countries they were, historically biggest polluting country। अब देखें, कल भी मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी कि जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जाता है ना? अर्बनाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सब की वजह से क्या हुआ कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है? जैसे कि आपकी यूएसए है, फ्रांस है, जापान है, रशिया है, ये सारी वो कंट्रीज हैं जिनमें डेवलपमेंट जो है अभी से काफी समय पहले हुआ। तो इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट वहां पे पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हुआ, फिर आगे ठीक करना। ठीक है? ये तो दादाजी भी क्योटो आते हैं तो प्रोटोकॉल ने खाने। कहा कि अब वैसी आम को बोलना ना, कंट्रीज और आप जो भी कि मदद करना तो पोल्यूशन खाना बहुत लगा ज्यादा देना। करती हैं वो सारे एक साथ में कैटेगरी में खाएंगे। रहेंगी। शाजी, आपका माइक ऑन है। सॉरी। कोई नहीं, चले। दूसरी थी जो रिसेंटली पोल्यूटिंग थी, ठीक है? दूसरी जो थी वो थी रिसेंटली पोल्यूटिंग। ये वो कंट्रीज थी जिन्होंने अभी अभी डेवलप करना शुरू किया है, जैसे कि इंडिया, ठीक है ना? इसने कब डेवलप करना शुरू किया? जब यहाँ पे ब्रिटिश थे और फिर वो गए छोड़ करके, उसके बाद ऐसे ही चाइना, ब्राजील, ये सारी कंट्रीज जो है यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो रिसेंट पास्ट में हुआ, इसलिए जो है इनके यहाँ पोल्यूशन भी जो है वो रिसेंटली हुआ। तो क्योटो प्रोटोकॉल ने इस तरह से डिवाइड कर दिया टाइमलाइन के बेस पर कि कौन किसने जो है कौन कौन सी कंट्रीज है जो ज्यादा वक्त से पोल्यूशन कर रही हैं और कौन सी कंट्रीज हैं जो रिसेंटली जिन्होंने पोल्यूशन करना शुरू किया है, ओके। अब उन्होंने ये इसमें लिमिटेशन लगा दी कि हर कंट्री जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ CO2 या ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो एमिट कर सकती है, ठीक है? वो लिमिटेशन वहां पे बन गई है। उसको तो क्योटो प्रोटोकॉल ने क्या किया कि हाँ, ये जो लिमिटेशंस थी ये लीगली बाइंडेड थी, ठीक है? ये एक तो हमने ये देखा कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो हमारा लीगली बाइंडेड है, तो वो इसी लिमिटेशंस की बेसिस पर लीगली बाइंडेड था कि अगर कोई भी कंट्रीज जो है वो इससे ज्यादा एमिट करेगी तो उसको किसी किस्म की पेनल्टी देनी होगी, ठीक है? तो वो एक तो अब क्या हुआ कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थी या जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज थी वो अपना डेवलपमेंट रोकेंगी तो नहीं, ठीक है?
या फिर जो भी वो काम कर रही हैं अभी, जो उनके यहाँ इंडस्ट्रीज हैं, उसको वो बंद तो नहीं कर सकती हैं। तो वो क्या करें ऐसा कि वो अपने CO2 एमिशन को जो है इधर कंट्रोल कर सके या अपनी लिमिटेशंस को बढ़ा सके। ये दो ऑप्शन था उनके पास। तो उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया कि वो अपनी लिमिटेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है ना, जो क्योटो प्रोटोकॉल ने लिमिट सेट की थी इनके लिए, उस लिमिटेशन को ये बढ़ाएंगे। ओके, इन्होंने डिसाइड किया टू इंक्रीज द लिमिट। इसके लिए जो है उन्होंने तीन रास्ता इख्तियार किया। ओके, पहला रास्ता था एमिशन ट्रेडिंग। एमिशन ट्रेडिंग, इसमें क्या करते हैं ये, इसको हम कार्बन ट्रेडिंग भी कहते हैं। एमिशन ट्रेडिंग कहें या कार्बन ट्रेडिंग कहें। ओके, क्वेश्चंस में जो है मुख्तलिफ नाम आ सकते हैं, अल्फाज आ सकते हैं, इसलिए ध्यान में रखना होगा इन सबको। और इसे कैप एंड ट्रेड भी कहते हैं। ओके, इसमें ये करते क्या थे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी या अभी डेवलप हो ही रही थी, उनसे जो है ना वो CO2 एमिशन की जो लिमिट थी उसको वो परचेज कर लेते थे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लें कि सारी कंट्रीज जो है वो 1,000 किलो या 1,000 टन जो है CO2 एमिट कर सकती हैं। ठीक है, तो जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या करेंगी कि वो 500, 50, 200 इस कस्म से 200 टन जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से जो है खरीद लेंगी। क्यों? क्योंकि चूंकि उनके यहाँ इतनी इंडस्ट्रीज है ही नहीं कि वो उतना एमिट कर सके, तो वो ऑलरेडी लिमिट के काफी नीचे होते हैं। तो उनके पास जितनी कैपेसिटी बची होती है, यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास जितनी कैपेसिटी बची होती है, वो सारी कैपेसिटी को डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो खरीद लेते हैं। ठीक है, पैसे देकर। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत होती है, जो अंडर डेवलप्ड होते हैं किसी भी किस्म के डेवलपमेंट के लिए या इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत होती है। तो ये क्या कर ले रहे हैं, मनी का ट्रेड करते हैं। ठीक है ना, पैसे के बदले में, मनी के, इन रिटर्न ऑफ मनी, ये क्या करते हैं वो, इसको कहते हैं कार्बन क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, या एमिशन क्रेडिट कहते हैं। वो क्रेडिट को परचेज करते थे, क्रेडिट परचेजिंग करते हैं। ओके, एक क्रेडिट जो क्या था ये, इट वाज सर्टिफाइड, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट। ठीक है, या फिर शॉर्ट में CER क्रेडिट। CER क्रेडिट हम इसे कहते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, इस CER क्रेडिट को जो है परचेज करते थे। इस CER क्रेडिट की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 कार्बन क्रेडिट जो है आपका, 1 कार्बन क्रेडिट, ये होता है तकरीबन 1 टन CO2 एमिशन के बराबर। 1 टन CO2 एमिशन रिडक्शन। तो मान लें कि US ने जो है इंडिया से 1 कार्बन क्रेडिट खरीदा है, तो क्या होगा कि उसका, US का जो है 1 टन CO2 एमिशन जो है वो माफ हो जाएगा। ठीक है, या फिर यूं समझे कि उसकी लिमिट जो है वो 1 टन CO2 एमिशन जो है वो USA की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो है इनकी एमिशन ट्रेडिंग होती थी। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका इनका क्या था, दूसरा तरीका है इनका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था कि जैसे एमिशन ट्रेडिंग में पैसे के बदले क्रेडिट को परचेज करते थे ना, CER क्रेडिट को, यहाँ पर ये पैसे नहीं देते थे बल्कि उनके लिए कोई एक प्रोजेक्ट कर देते थे, कोई एक काम कर देते थे। मान लें कि इंडिया में अभी
सोलर पावर डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा काम चल रहा है। ओके, यूएसए को जो है यहाँ से इंडिया से कोई कार्बन क्रेडिट खरीदनी हो तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर कोई सोलर प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश करा देगा। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ, इंडिया का यहाँ पे अपना फायदा हो गया और इसके बदले में इंडिया जो है एक कार्बन क्रेडिट बेच देगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि पैसे नहीं दिए जा रहे हैं बल्कि बदले में जो है कोई बदले में जो है एनवायरमेंटल बेनिफिटिंग प्रोजेक्ट जो है वो पेश किया जाता है। एनवायरमेंटल बेनिफिटिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बदले जो है वो क्या खरीद रहे हैं, वो सीआर क्रेडिट को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बताएं एक बार कि ये क्लियर है या नहीं। यस मैम। है ना। और तीसरा जो है हमारा, तीसरा सिंपली है, उसे कहते हैं, सॉरी, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर क्या होता है कि दो कंट्रीज जो है, दो डेवलपिंग कंट्रीज क्या करेंगी कि वो साथ मिल करके काम करेंगी। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर उन्हें काम करना है तो वो साथ मिल करके काम करेंगी। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किसी दूसरी कंट्री में कर पाती हैं। वो इंडस्ट्री किसी और कंट्री है, किसी और कंट्री में स्टैब्लिश है, उसका ओनर कोई और कंट्री है, लेकिन उसका प्रोडक्शन यूनिट जो है वो किसी और कंट्री में है। तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, यानी कि दो कंट्रीज जो है वो मिल करके काम कर रही हैं। तो आमतौर से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं वो इस किस्म के प्रोडक्शन यूनिट्स को जो है अपने यहाँ एस्टेब्लिश करवा लेती हैं। इससे उनको क्या फायदा होता है, उनको लेबर एम्प्लॉयमेंट उनके यहाँ बढ़ती है ना। लोगों को वहां पर उस किस्म के प्रोडक्शन यूनिट्स में एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ये फायदा हो गया उस कंट्री का। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका ये फायदा हो गया कि उनका काम भी हो रहा है और उनके यहाँ CO2 एमिशन भी नहीं हो रहा है। ऐसा आप बहुत सी इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे, आपके जो क्लोथ्स होते हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं, शूज होते हैं, या बहुत सारे ऐसे लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है उसके कंपनीज को ओन करती है। ठीक है ना, वो कोई यूरोप की कंपनी होगी, अमेरिकन कंपनी होगी, लेकिन जब आपका उसका प्रोडक्शन देखेंगे वो आमतौर से आप देखेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, मेड इन बांग्लादेश होगा, समवेयर मेड इन चाइना होगा। ठीक है ना, ये चाइना नहीं, अंडर डेवलप्ड है, उनका प्रोडक्शन आमतौर से वहां पर होता है। ठीक है, दैट इज जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है ना। हम्म, अब देखें, तो ये जो इनका तरीका था, तो इनका मिशन क्या था एक्चुअली। क्योटो प्रोटोकॉल ने जो है ये अपना मिशन इसने ये बनाया था, या यूं कहें कि इसका प्रिंसिपल, सॉरी, प्रिंसिपल इसका क्या था कि हमने साथ मिल करके तो काम करना है। यानी ग्रीन हाउस गैस को जो हमें पूरे अर्थ पे कम करना है उसके लिए हमें साथ मिलकर, हर कंट्री की अलग अलग होगी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अगर समझ गए आप डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है, कि यहाँ पर जो डेवलप कंट्री है उसके पास मार्जिन जो था वो कम था CO2 एमिशन का, है ना। और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास मार्जिन ज्यादा था। तो इस तरह से जो डेवलप्ड है उनके ऊपर लोड ज्यादा पड़ गया, करे या ना करे, जिसे
ग्रीन हाउस गैस जो है उनका एमिशन हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिफरेंशिएटेड हो गई है, और कॉमन इस तरह से कि सभी ने जो है इसमें अपना योगदान देना है। ओके, हो गया ये। चलिए देखेंगे हम क्या, पेरिस अग्रीमेंट। ओके, पेरिस एग्रीमेंट भी कहाँ से आ रहा था? उन्होंने बात किया कि यूएनएफसीसी जो है वहां पे क्लाइमेट चेंज की बात हुई, उसके बाद फिर जब उसका अगेन अमेंडमेंट हुआ, रिवीजन हुआ, उसमें हमने बात किया था ना कॉप के बारे में, सीओपी। क्या था सीओपी? कोई बताएंगे कि सीओपी का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या है, फुल फॉर्म क्या था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, है ना? यस मैम। भूल गए या याद नहीं किया? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। कॉन्फ्रेंस ऑफ, सॉरी, तो जो अब आ रही है मेरी आवाज अभी वैसे ही है? आप बाई मैम। ओके, चले। हम्म, तो मैं ये कह रही थी कि यूएनएफसीसी का जो है अगेन अमेंडमेंट हुआ, उसका रिवीजन हुआ, उसके जो बहुत सारे सीओपीज हुए, उसी में एक बना था क्या हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल, है ना? क्योटो प्रोटोकॉल कौन सा सीओपी था हमारा? सीओपी 3 था। अभी अभी हमने वहां पे देखा कि सीओपी 3 था। और पेरिस एग्रीमेंट जो है ये था हमारा सीओपी 21। ओके, 21वां सीओपी जो हुआ उसमें क्या बना? पेरिस अग्रीमेंट बना। ओके, ये कब हुआ था? ये 2015 में हुआ था। देख सकते हैं हम यहाँ पर के 30 नवंबर टू 11 दिसंबर 2015 तक हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये पेरिस में हुआ था। ठीक है, जिसमें टोटल 195 कंट्रीज, 195 कंट्रीज ने जो है पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट जो है इसका सिग्नेचर जो स्टार्ट हुआ था वो सीओपी 2022, सॉरी 22 में हुआ था। सीओपी 21 हुआ आपका 2015 में। ठीक है, फिर 2016 में आपका हुआ सीओपी 22। यहाँ पर काम शुरू हुआ किस चीज का? सिग्नेचर का है इसके। ओके, और ये 4 नवंबर 2016 में जो है, यानी कि सीओपी 22 के बाद ही ये लागू हो गया। ओके, इसका अग्रीमेंट लागू हुआ था कहाँ? ये यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, लेकिन पेरिस अग्रीमेंट को पेश कहाँ किया गया था? किस कॉन्फ्रेंस में? उस कॉन्फ्रेंस में जो पेरिस में हुई थी। 22 अप्रैल, जो कि हमारा अर्थ डे भी होता है, उसी दिन था। ठीक है, अब देखें इसका एम क्या था, हुआ क्या था, इसमें बात क्या थी। ये जो है एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका मकसद था टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, जो कि चूंकि यूएनएफसीसी के अंदर है तो क्लाइमेट चेंज की ही बात होगी। लेकिन इसका असल मकसद जो था वो था होल्डिंग द इंक्रीज इन द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है हमारा, पूरी दुनिया का जो हमारा टेम्परेचर है उसको पूरा पूरी 2 डिग्री सेल्सियस जो है उसको कम रखना। किससे कम रखना? तो यहाँ पे बात हो रही है प्री इंडस्ट्रियल लेवल की, यानी कि इंडस्ट्रीज से पहले। अभी जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, इससे पहले का जो वक्त था, जो टाइम था, जो एरा था, उस वक्त जितना टेम्परेचर हुआ करता था उससे 2 डिग्री सेल्सियस जो है हमें अभी के वक्त में टेम्परेचर को
कम रखना हमारा मकसद है। ओके, तो ये जो है ये मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस है। असल मकसद जो है वो है लिमिट करना हमारे टेम्परेचर इंक्रीज को टू 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, मेनली जो है मकसद जो है हमारा कि वो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो एटलीस्ट जो है उतना तो कम रहे ही। ठीक है, ये हमारा इसका पेरिस एग्रीमेंट का मकसद है। अब देखेंगे हम, ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है। पेरिस एग्रीमेंट भी एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है। यहाँ पे ये कह रहा है कि हमने जो आपको कहा कि क्योटो प्रोटोकॉल में बात थी प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इस चीज को जो है इन्होंने यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया और इसको खत्म नहीं किया, बल्कि यूं कहें कि इससे एक बेहतर बात जो है इन्होंने और कही। क्या था वो, इन्होंने कंट्रीब्यूशन की बात। एनडीसीज क्या थी, इनका कहना है कि हर कंट्री जो है उसको हर कुछ वक्त में जो है अपना, हर कुछ वक्त नहीं बल्कि 5 साल, एवरी 5 ईयर जो है उनको अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है वो पेश करना है। ठीक है, ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या होंगे, ये हर कंट्री जो है अपनी तरफ से एक प्लेज लेगी। ठीक है ना, ईच कंट्री वो अपनी तरफ से एक प्लेज लेगी कि भाई ठीक है अगले 5 साल में, अगले 5 साल में जो है हम ग्रीन हाउस गैस को इतना कम कर देंगे और रिन्यूएबल एनर्जी इतना इस्तेमाल करेंगे, और हम इतना जो है फॉरेस्ट को, फॉरेस्टेशन को जो है इतना बढ़ावा देंगे, हम एयर पोल्यूशन को इतना कम कर देंगे, वाटर पोल्यूशन को इतना कम कर देंगे। तो हर कंट्री जो है वो अलग अलग अपना अपना गोल तय करे और उसको जो है आकर के यहाँ पे पेश किया जाए। ये पेरिस एग्रीमेंट ने तय किया, और यहाँ पर जो है इसने हर कंट्री को एक बराबर कर दिया है। अब जो है किसी के ऊपर ज्यादा लोड, किसी के ऊपर कम लोड की बात नहीं रही। ठीक है, सबके लिए एक ही रूल था। यहाँ पे ईच इंडिसीज विल बी अ प्रोग्रेशन, यानी कि हर 5 साल के बाद जो है प्रोग्रेस देखा जाएगा कि कंट्रीज जो है वो कैसे कर रही हैं टू कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल गोल्स फॉर द मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। यानी कि आ, हाँ, ये क्लियर है कि पेरिस एग्रीमेंट का क्या कहना था। क्योटो प्रोटोकॉल ने क्या कहा था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो एमिशन को अपना कम करें, क्योंकि ऑलरेडी वो ज्यादा कर रही हैं। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट ने क्या कहा कि हर कंट्री जो है वो अपना अपना गोल तय करेगी, और हर 5 साल के बाद जो है वो आकर के रिपोर्ट सबमिट करेगी, अपना अपडेट सबमिट करेगी कि उसने क्या क्या चेंजेस लाए हैं अपनी कंट्री में। ओके, देखें यहाँ पे डिफरेंसेस में हम क्या देखते हैं कि ओनली रिक्वायर्ड डेवलप्ड नेशंस टू रिड्यूस रिड्यूस इमिशन, जबकि पेरिस एग्रीमेंट ने क्या कहा कि सारे ही नेशंस जो है उनको अपने एमिशन का रिडक्शन करना होगा। ओके, आगे हम देखेंगे कि इंडिया ने क्या किया। ठीक है, अगस्त 22 में, राइट हियर, कि अगस्त 2022 में जो है जब हमारा पेरिस एग्रीमेंट का क्या को उसका अमेंडमेंट हुआ था, इसका रिवीजन हुआ था, तब इंडिया ने जो है अपनी काम करेगा। ठीक है, इसके लिए जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ने इसको नाम दिया था पंचामित्र। इट्स पंच अमृत। ओके, इसका नाम उन्होंने जो है पंच अमृत दिया, और इसे कहा कि ये एक लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कहा।
यानी कि इन्होंने 5 ऐसे गोल दिए थे कि भाई हम ये काम करेंगे, और कहा कि ये हमारे एनवायरनमेंट का जो है ये अब लाइफ स्टाइल होगा। ओके। तो इंडिया ने कब किया ये? अगस्त 22 में। और पीएम ने जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं, उन्होंने अपना गोल दिया जिसको उन्होंने नाम किया दिया पंचामृत, और कहा कि ये हमारा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट होगा। हम देखेंगे कि कौन कौन से 5 प्लेजेस हैं। ओके। सबसे पहला जो है वो है, इंडिया विल इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्स जो है उसका ज्यादा इस्तेमाल करना है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? कोई बताएगा कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? हेलो? यस मैम। आवाज जा रही है आप? हाँ, बताएं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। ये शायद आपने बताया भी, इसमें आता ना वो पेट्रोल वगैरह कुछ इसी तरह की चीजें हैं जो। हम्म। हम्म, जैसे कि हमारा नेचुरल गैस जो होता है, जी। ठीक है, या फिर कोयला होता है, कोयला होता है। पेट्रोलियम होता है। होता है। ये सारी चीजें जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, हम इसे हम्म। नेचर से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। हम तेल जमीन से निकालते हैं, कोयला जमीन से निकालते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज जिसको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, जिसको हम नेचर से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको जो है कम करना है, और नॉन फॉसिल एनर्जी यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। तो इनका 2030 का है कि ये 2030 तक जो है 500 गीगा वॉट जो है नॉन फॉसिल एनर्जीज को जो है बढ़ा देंगे। ओके। उसके बाद दूसरा जो है इनका वो है, इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। वही है, सिमिलर चीज है ये भी, कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये 50% अपना जितना भी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं ये, उसका 50% ये रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करेंगे बाय 2030। तीसरा है, इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030। यानी कि 2022 में इन्होंने कहा कि इंडिया में 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन जो है 2030 तक कम हो जाएगा। ओके। चौथा जो है वो है कि बाय 2030 इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय 45% फ्रॉम ए प्रीवियस टारगेट ऑफ 35%। यानी कि कार्बन इमिशन की जो इंटेंसिटी है, ये भी, ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर हैं। ये कह रहा है कि कार्बन एमिशन की इंटेंसिटी को जो है ये इन्होंने 2005 के लेवल से कंपेयर किया था। ठीक है, 2005 के लेवल से कंपेयर किया था, और कहा कि 45% जो है हम कम कर देंगे कंपेयर टू 2005 का लेवल, अपने कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को बाई 2030। ठीक है, कंपेयर टू 2005 लेवल। उसके बाद पांचवा जो है ये बहुत ही लंबा टारगेट है, ये कह रहे हैं कि 2070 तक जो है ये इंडिया जो है वो अचीव कर लेगा आपका नेट जीरो टारगेट। अब ये नेट जीरो टारगेट क्या है? नेट जीरो रिफर्स टू अ बैलेंस वेयर एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस आर ऑफसेट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एन इक्विवेलेंट अमाउंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। के हम जितना एमिट कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, उतना ही ग्रीन हाउस गैस जो है वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर ली जा रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, चाहे वो पेड़ पौधे हो या दूसरा कोई ये तरीका ऐसा निकालेंगे कि ग्रीन हाउस गैस जितनी भी प्रोड्यूस हो रही होगी वो सारी की सारी जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, वो खत्म कर दी जाएगी उसी वक्त हमारे एनवायरनमेंट में। तो उस तरह से क्या होगा कि हमारा नेट जीरो हो जाएगा एमिशन जो होगा वो। ठीक है। Experts see net zero target as a critical measure to successfully tackle climate change and devastating consequence.
कि अगर जो है हम नेट जीरो टारगेट को अचीव कर लें, अगर हम इतने फॉरेस्ट अपने यहाँ लगा दें या बना दें इतने फॉरेस्ट, कि वो जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जितना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अगर उसी तेजी से हम फॉरेस्ट को भी बढ़ाते जाएं तो क्या होगा कि वो बैलेंस हो जाएगा हमारा। ओके, इट्स अ बैलेंस। चलो, ये क्या हो गया, ये हमारा इंडिया का 5 प्लेज हो गया, ये कंप्लीट हो गया हमारा पेरिस अग्रीमेंट। क्लियर है ये आपको, आप लोगों को? यस मैम, कीप इट। है ना? चलो, अब आगे हम देखेंगे क्या। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। ठीक है, हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था या प्रेजेंट किया गया था। कब किया गया था ये? COP 21 में। COP 21 में और क्या हुआ था, जल्दी बताएं, COP 21 में और क्या अभी हुआ मैम था? जो पढ़ा पीछे। हाँ, पेरिस एग्रीमेंट है ना। पेरिस एग्रीमेंट जी। सॉरी। तो जिस साल पेरिस एग्रीमेंट की बात रखी गई थी, उसी साल इंडिया ने इंटरनेशनल ये सोलर अलायंस की बात भी रखी। इसमें क्या बात की गई थी कि सोलर एनर्जी जो है उसको बढ़ावा देना है। ठीक है ना, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा करना है। अब इंडिया ने जो पेरिस एग्रीमेंट में इतने सारे प्लेज लिए हैं कि वो CO2 के एमिशन को कम कर देगा, ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर देगा, रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करेगा, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी जो थी वो सोलर एनर्जी थी। क्योंकि सोलर एनर्जी क्या है, वो नॉन फॉसिल है ना। और उसको, वो खत्म होने वाली नहीं है, जब तक सूरज रहेगा तब तक वो एनर्जी आप प्रोड्यूस करते रह सकते हैं, है ना। तो इंडिया ने जो है अपनी तरफ से सोलर अलायंस की बात कही। कहा, UNCCC कॉन्फ्रेंस में, जो कि पेरिस में हुआ था। वहां पर 122 कंट्रीज ने जो है पार्टिसिपेट किया था, 122 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। विजन क्या था हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, कि लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। और इनका मिशन क्या था, एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम। के अभी क्या मसला है बिजली का, कि जो छोटे छोटे गांव होते हैं, जो शहरों से दूर होते हैं, वहां पर बिजली नहीं होती है। तो इनका मिशन है कि चाहे वो कितना ही शहर से दूर, कितना ही कोने में, कितना ही छोटा पिछड़ा हुआ गांव क्यों ना हो, वहां बिजली हम जरूर पहुंचाएंगे। ओके। उसके बाद जो है, इंडिया ने जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्टैब्लिश किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जो कि हेड क्वार्टर है हमारे, जहां से ये सोलर अलायंस जो है वो कंट्रोल किया जाता है। ये कहाँ है? गुरुग्राम, गुड़गांव, इंडिया में। ओके, चलिए। अब देखेंगे, एक बात ये है कि इन्होंने जो है COP 21 में प्रेजेंट तो किया था, लेकिन COP 21 के बाद जो है ये लागू नहीं हुआ था। ओके, जैसा कि हमने पेरिस अग्रीमेंट में देखा कि वो कब हुआ था लागू, COP 22 के बाद, है ना, 2016 के नवंबर दिसंबर में लागू हुआ था वो। कब हुआ था? नवंबर में, आपको 4 नवंबर 2016 में ये लागू हुआ था, है ना। उसी तरह से हमारा सोलर अलायंस जो है, ये COP 21 में प्रेजेंट किया गया था। उसके बाद जो है COP 22 में इसको रखा गया, फिर से प्रेजेंट किया गया, जिसमें कि सारी कंट्रीज ने जो है इसको साइन किया। ठीक है ना। उसके बाद COP 23 में, जो कि कब हुआ? 2017 में। ये कब हुआ था? 2015 में। 2016 में जो है इसको साइन किया गया, और 2017 में ये फाइनली जो है लागू हुआ, केम इनटू फोर्स।
तो अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाए कि कब ये लागू हुआ था, तो हमने जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है COP 21 और 2015 के बेसिस पर नहीं लगाना है, बल्कि COP 23 2017 उसका आंसर होगा, है ना। इस बात के लिए हमें केयरफुल रहना है। ओके, तो हमारा हेडक्वार्टर जो है वो गुड़गांव में है। अच्छा, इसका सेक्रेटेरिएट जो है इसको कंट्रोल करती है। आईएसए की सेक्रेटेरिएट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड डिसीजन ऑफ द असेंबली एंड द स्टीयरिंग कमिटी, कि जो भी डिसीजन होगा, डिसीजन लेना होगा और जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट का सारा काम जो है वो सेक्रेटेरिएट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। हेड ऑफ आईएसए होता है उसका डायरेक्टर जनरल, और अभी जो डायरेक्टर जनरल है वो है अजय माथुर। ओके, हो सकता है इस किस्म के सवाल हमारे आ जाए एग्जाम में। डायरेक्टर जनरल लीड्स द ऑपरेशन एंड कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ आईएसए सेक्रेटेरिएट। तो सेक्रेटेरिएट का फंक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है? वो डायरेक्टर जनरल कर रहा है ना। वो हमारे आईएसए असेंबली के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, और डायरेक्टर जनरल का टेन्योर जो होता है वो 4 साल का होता है, और वहां पे इलेक्शन के थ्रू डायरेक्टर जनरल का सिलेक्शन होता है। डायरेक्टर जनरल जो बनते हैं वो इलेक्शन के थ्रू बनते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे आईएसए का की ऑब्जेक्टिव क्या है। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को ये बता दूं कि जब 2015 में जब आईएसए बना, तो उस वक्त क्या था कि सारी कंट्रीज जो है उसमें इंक्लूड नहीं थी, बल्कि बात ये हुई थी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मालूम है ना क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न क्या होता है? इससे पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं। ये हमारी जमीन है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे बीच में जो है हमारी मध्य रेखा है, और उसके बाद एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे है ना। यही जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न है। तो बात ये थी कि जो हमारा ग्लोब है, जो दुनिया है, उसमें इस दो लाइन के दरमियान जो मुल्क आते हैं, ठीक है, यहाँ पर जितने सारे मुल्क आते हैं सिर्फ वही शामिल होंगे, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के दरमियान जो कंट्रीज हैं, ओनली दीज कंट्रीज विल पार्टिसिपेट। लेकिन फिर बाद में जो है 2022, सॉरी 2020 में, 2020 में जब इसका फिर से अमेंडमेंट हुआ, रिवीजन हुआ, तब बात हुई कि यूएन में जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है ना, यूएन कंट्रीज जो हैं, या फिर जितनी कंट्रीज यूएन की मेंबर हैं, वो सारी कंट्रीज जो हैं इसमें इंक्लूड या पार्टिसिपेट हो सकती हैं, कैन पार्टिसिपेट। ओके, चलो अब हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स। Its major objective include global distribution of over 1,000 gigawatt of solar generation capacity and mobilization of investment over US dollar 1,000 billion into solar energy by 2030। ये कह रहे हैं कि 2030 तक जो है हमें ग्लोबली पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में जो है हमें 1,000 गीगावाट सोलर एनर्जी को जो है, सोलर कैपेसिटी को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और इस पे तकरीबन 1,000 बिलियन डॉलर्स जो हैं, 1,000 बिलियन US डॉलर हमने सोलर एनर्जी में खर्च करना है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका है कि टू डेवलप इनोवेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म, कि ऐसा कुछ फाइनेंशियल मैकेनिज्म हमने इन्वेंट करना है, ऐसा इनोवेटिव तरीका हमने ढूंढना है कि हमारा सोलर एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट जो है वो जरा
कम हो जाए, ठीक है ना। यानी कि ये चाहते हैं कि कम लागत पर जो है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करने का और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट करने का जो है तरीका हमने ढूंढना होगा। ओके, ये हमारा अगला ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है कि टू इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज, के सोलर एनर्जी की जो भी टेक्नोलॉजीज हैं या फिर क्या क्या चीजें हम इसमें, जैसे सोलर प्लेट है हमारा, वो किसी ना किसी ने जो है इस पर रिसर्च करके इसको बनाया है। इसी तरह से नई टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए जो है नए रिसर्चेस करने की बात की गई है। और क्या है, टू एस्टैब्लिश सोलर एनर्जी एज अ मेन स्ट्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल, कि सोलर एनर्जी जो है वो हमारा मेन स्ट्रीम सोर्स होगा एनर्जी का। ओके, उसके बाद जो है एक्टिविटीज अंडर द प्रोग्राम फोकस ऑन 4 प्रायोरिटीज एरिया। अब देखें, इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव में जो है 4 प्रायोरिटी एरिया डिसाइड किया है या तय किया है। 4 प्रायोरिटी एरियाज हैं, क्या है ये? पहला है एनालिटिक्स एंड एडवोकेसी। अच्छा, प्रायोरिटी एरिया का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव्स इतने ही तो नहीं होंगे, है ना, बहुत सारे इनके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो इन ऑब्जेक्टिव में खास करके कौन से एरियाज को जो है हमें ज्यादा तरजीह देनी है। तो ये 4 ऐसे एरियाज हैं इनके तमाम ऑब्जेक्टिव्स में जिसमें इन्होंने ज्यादा तरजीह देनी है। ठीक है, पहला एनालिटिक्स एंड एडवोकेसी, यानी कि इन्होंने एनालिसिस ज्यादा से ज्यादा करना है, रिसर्च से रिलेटेड काम ज्यादा से ज्यादा करना है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। अगला है कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि अपनी सलाहियत को बढ़ाने की कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो फाइनेंशियल सलाहियत हो या फिर जो है क्या कहूँ, ट्रेनिंग के थ्रू जो है कैपेसिटी को बढ़ाना, कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इससे जुड़े, इससे रिसर्च करें, उसके लिए ट्रेनिंग दे करके लोगों को कैपेबल बनाना। ठीक है, तो उस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग भी। अगला जो है हमारा वो है प्रोग्रामेटिक सपोर्ट, कि कैसे आप जो है जो भी हमने इसमें इनोवेशन करनी है, जो भी नए रिसर्चेस करने हैं, तो उस सारे प्रोग्राम को आप कैसे बनाएंगे कि हम ऑब्जेक्टिव किस तरह से अचीव कर सकें। ओके, दैट इज प्रोग्रामेटिक सपोर्ट। अगला है हमारा रेडीनेस एंड एनेबलिंग एक्टिविटीज, कि हम किस तरह से चीजों को तैयार करें, उसको लागू करें और उसको कारामद बनाएं। तो ये 4 प्रायोरिटीज एरिया हैं, प्रायोरिटी एरियाज हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में जिन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। ओके, क्लियर है ये? यस मैम। आगे हम बात करें कि आईएसए ने जो है कौन कौन से प्रोजेक्ट्स या इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। तो इनमें से 3 ऐसे हैं जो मेजर हैं और इन पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, हम उनकी बात करेंगे आज। पहला जो है वो है हमारा सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, जिसे शॉर्ट में स्टार कहते हैं। ठीक है, तो आईएसए सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर जो है ये वो इनिशिएटिव है जिसमें के इसका एम क्या है, टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, sharing best practices and establishing research center to promote knowledge dissemination and capacity building for solar technology। वही जो हमारी पहली 2 प्रायोरिटी थी हमारी ऑब्जेक्टिव में, वो इससे पूरी की जा रही है। यानी कि जितनी भी कंट्रीज इसमें ऐड हुई हैं, जिन 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 ने ये सोलर एनालिसिस को जो है लागू किया है, इस पे साइन किया है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है ये उन कंट्रीज को ट्रेनिंग देने के लिए है कि सोलर एनर्जी पे काम कैसे करना है। और साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट जो है ये हेल्प करता है सारी कंट्रीज में जितने भी रिसर्चेस हो रहे हैं इससे सोलर एनर्जी से रिलेटेड उसमें। और ये हो गया हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग और इंटरप्रेन्योरशिप, जो भी सोलर एनर्जी से रिलेटेड अगर इंटरप्रेन्योर का कहीं पर काम हो रहा है तो उसको ये सपोर्ट करता है। इसने रिसर्च सेंटर्स जो है एस्टेब्लिश करने के लिए है ये हमारा प्रोजेक्ट, और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी है।
ठीक है। अगला प्रोजेक्ट जो है हमारा वो है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ITEC स्कीम। ये क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सपोर्ट कर रही है इसको बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू मास्टर ट्रेनर्स इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के फील्ड में ट्रेनिंग देने के लिए ये प्रोजेक्ट या स्कीम जो है ये चालू की गई है। इसमें 21 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और हर किस्म का कॉस्ट या खर्च जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाती है। 2018 से 19 के दरमियान 133 कैंडिडेट, 25 कंट्री के 133 कैंडिडेट्स ने जो है ट्रेनिंग ली एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम, जो गुरुग्राम में हमारा इसका हेडक्वार्टर है ना। कहाँ गया ये? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सोशल सोलर एनर्जी जो है, यहाँ पर जो है ट्रेनिंग दी जा रही है इस स्कीम के तहत। तो 2018 से 19 के दरमियान में 25 कंट्री ने 133 कैंडिडेट को ट्रेनिंग दी। ठीक है। अगला हमारा प्रोजेक्ट है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, जिसको हम OSOWOG इनिशिएटिव कहते हैं। ये क्या है? इट्स अ विजनरी इनिशिएटिव। इसका एम है टू क्रिएट अ ग्लोबल इंटरकनेक्टेड ग्रिड फॉर एफिशिएंट हार्नेसिंग एंड शेयरिंग ऑफ सोलर एनर्जी एंड आल्सो विंड रिसोर्सेज अक्रॉस नेशन। कि किस तरह से हमने एनर्जी प्रोड्यूस तो कर दी, लेकिन उसको किस तरह से हार्नेस करें, उसको किस तरह से उसके मैक्सिमम पावर पे इस्तेमाल करें। ठीक है ना? क्या कहूँ, एफिशिएंट यूज जो होता है। ठीक है ना? सोलर एनर्जी बना तो दी गई, लेकिन उसका एफिशिएंट इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। और यहाँ पे सोलर एनर्जी के साथ साथ जो है विंड एनर्जी की भी बात हो रही है, एंड ऑल्सो विंड रिसोर्सेज। तो थ्रू आउट नेशन इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और किस तरह से उसको ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, ये मकसद है इसका वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का। ओके। और ये क्या करना चाहते हैं? कनेक्ट करना चाहते हैं ग्लोबली, कि ग्लोबली ये हमारा जो एनर्जी है वो कनेक्टेड हो, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो हमारे सोलर एनर्जी का, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो हो वो कनेक्टेड हो एक दूसरे से। जैसे कि हमारे मोहल्ले में होता है ना, हमारे शहरों में होता है कि बिजली जो होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्टेड होता है, उसी तरह से ये थ्रू आउट ग्लोब चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो हुआ था ये हमारा हुआ था COP26 में। COP26 में हुआ था उसमें, या COP26 नवंबर 21 में हुआ था ये। ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? यूके में हुआ था, यूके के ग्लासगो में, ग्लासगो। ओके। The UK and India merged their Green Grids Initiative and OSOWOG in May 21. This merged initiative was launched in COP26. ठीक है? क्लियर है? यस मैम। तो इनका जो विजन था कि द सन नेवर सेट्स, कि सूरज जो है कभी डूबता नहीं है, इस विजन को पूरा करने के लिए जो है इनका ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है, कि हम किस तरह से जो है ग्लोबली इसको कनेक्ट कर दें, ताकि सूरज जो है वो कभी कहीं नहीं, मतलब पूरी जमीन में कहीं ना कहीं पे वो रोशन रहता ही है। तो इस तरह से जो है जहाँ पे सनलाइट नहीं भी है वहां पर भी जो है एनर्जी सप्लाई हो सकेगा। ठीक है। आई होप के ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया हो कि क्या मतलब है इसका ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस ग्रिड का। ठीक है, वन ग्रिड वाली जो बात है ये आप लोगों को समझ में आ गई है। चलो, क्लियर है? यस मैम। ओके, दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। यस नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा वो PYQ से होगा। ठीक है। अभी तक जो मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है और मैम, जो कल भी ये, आपने वही लेने PYQs, हाँ। मतलब रिवीजन करना पड़ेगा। जी हाँ।
क्या है ना कि अगर फिर इस तरह से छोड़ देंगे ना, तो वो भूल मैं जाएंगे। नई टॉपिक शुरू करूंगी, फिर ये जो है आपका छूट जाएगा, ओके मैम। है ना। ओके तो मैम। इसलिए बीच बीच में रिवीजन जरूरी है, तो इसका रिवीजन कर लें आप लोग सब कल, और कल ओके हो मैम। जाएगा हमारा पीवाईक्यू। किस किस चीज को ध्यान में रखना है? एक तो मैम यही है सीओ, क्या आपने अभी पढ़ाई है सारे ये हैं, इससे पहले आपने वो पढ़ाया था। सीओपी कौन कौन सा होगा, ठीक है ना, किस हम्म। साल में जो है। अच्छा, सीओपी से जो है साल आप याद रख सकते हैं। और क्या, कितनी कंट्रीज हैं, है ना, वो किसी जो भी में अन्य कन्वेंशन में जी। कितनी कंट्रीज जुड़ी हुई हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक जी है। मैम। अगर किसी किस्म का रिवीजन हुआ है तो उस रिवीजन का नाम क्या है, इस बात का ओके। ध्यान रखना है। ठीक है। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम। चलो, अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे।